तो दो राज्य जहां पर सत्ताएं बदलनी है या फिर वही रहनी है, ये तय होगा 23 नवंबर को। लेकिन इस वक्त पोल ऑफ पोल्स न्यूज 24 आपको दिखा रहा है महा एग्जिट पोल के तहत, और दोनों राज्यों में दो दो एग्जिट पोल मेरे पास आए हैं। मैं झारखंड का एक बार फिर से आपको दिखा दूं, ये एक्सिस माई इंडिया का पोल है जिसमें सीट शेयर भी आपको दिख रहा होगा और वोट शेयर भी आपको नजर आ रहा होगा। एनडीए में बीजेपी 16 से 26 सीटों पर दिख रहा है, आजसू एक सीट पर 0 से 1 मान लीजिए, जेडीयू के पास 0 से 1 सीट, और एलजेपी रामविलास पासवान 1 सीट पर काबिज होता हुआ। ये एनडीए का गणित है 17 से 27, और झारखंड का है ये 81 सीटों से मान लीजिए, और एनडीए के पास 37% का वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया पर अगर आइए तो जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा 32 से 36, कांग्रेस के पास 13 से 16 सीटें जाएंगी, आरजेडी 3 से 4, सीपीआई एमएल के पास 1 से 3 सीटें, और ये टोटल बनता है 49 से 59 और 45% का वोट शेयर। अब सवाल ये है कि अगर ये वोट शेयर का इतना बड़ा फासला है, 37% एनडीए के पास और 48% इंडिया के पास अगर ये जाता हुआ नजर आ रहा है, तो निश्चित तौर पर गणित थोड़ा सा ट्रिकी होता है। क्या शीतल जी आप कह रहे हैं कि भाई इतना बड़ा वोट शेयर का फासला नहीं हो सकता, बहुत छोटा सा, जरा इस पर जवाब दीजिए मुझे, ये कितना पॉसिबल है? 37 और 45%। बहुत बड़ा फासला है ये। हाँ। 8% का फासला। भाई हम लोगों को, मैं वहां गया नहीं इस बार, इसलिए बहुत अधिकार से वहां के बारे में नहीं कह रहा हूं, जो सूचनाएं आ रही हैं उन्हीं के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। ये फासला बहुत बड़ा होता है। अगर ये, चूंकि इस बार जो हमारे पास जितने भी सर्वेक्षण आए हैं उसमें यही एक सर्वेक्षण है जिसने डिटेल्ड बहुत सारी चीजों पे काम किया है। इसने कास्ट पे काम किया है, इसने जेंडर पे काम किया है, इसने बैकग्राउंड पे काम किया है, ऑक्यूपेशन पर भी काम किया है, एज पर भी काम किया है। तो अब इतनी मेहनत को कैसे खारिज किया जाए, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है, सच्ची बात ये है। क्या आपको लगता है किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा? नहीं, मुझे ये लगातार अब हर चुनाव के बारे में लग रहा है कि चीजें क्लोज हो गई। जब से इंडिया गठबंधन बना है, अब किसी के लिए खुला मैदान नहीं है। इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव से लेकर लगातार हर राज्य में हर जगह मुकाबला आमने सामने का और बहुत बराबर कर दिया है। इसमें जो हो रहा है कि क्षेत्रीय दल जो इन गठबंधनों में नहीं है वो साफ हो रहे हैं। जैसे बीएसपी के लिए बहुत मुश्किल होती जा रही है सर्वाइवल की, बाइपोलर होता जा रहा है। यस, तकरीबन तो बाइपोलर हो जाने, हाँ, और बाइपोलर हो जाने में जिस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है, गैप कम होना शुरू हो जाता है। तो क्या ये दैनिक भास्कर का पोल आपके लिए विश्वसनीय दिखता है, जिसमें ना इधर की सरकार है झारखंड में, ना इधर की सरकार? ये एक सुरक्षित भावना है उसमें। उसमें वो मेहनत नहीं है जो मेहनत एक्सिस ऑफ इंडिया ने की है। तो अब एक्सिस इंडिया की इस मेहनत को एकदम से खारिज कैसे कर दें, महाराष्ट्र और स्वीकार भी कैसे कर लें, ये हम लोग भी पशोपेश में है कम से कम आज की तारीख। और जिसका हम इंतजार कर रहे थे कि भाई एक्सिस माई इंडिया ने झारखंड में इतनी मेहनत की, ऑक्यूपेशन वाइज, कास्ट वाइज, जेंडर वाइज सब बता दिया, वो महाराष्ट्र का सर्वे आने में इतनी देर क्यों हो रही है? तो अपने दर्शकों को बता दूं कि एक्सिस माई इंडिया महाराष्ट्र के लिए अपना पोल लेकर कल आएगा। आज वो पोल जारी नहीं होगा। तो आज जिन दो पोल्स की उपलब्धता है, एक पोल है दैनिक भास्कर का और दूसरा पोल है मेट्रिज का। दैनिक भास्कर किसी की भी सरकार बनाता हुआ नहीं दिखा रहा है। इंडिया के पास 135 से 150 सीटें और एनडीए के पास 125 से 140 सीटें। और मेट्रिज की अगर बात करूं तो 150 से 170 एक तरफा मुकाबला दिखा रहा है एनडीए के पक्ष में, और इंडिया 110 से 130। तो मैं राजकिशोर जी, ये नेशनलाइज्ड चुनाव जो हुआ महाराष्ट्र का, दो डेटा है, एक झुकता हुआ दिखता है महायुति की तरफ, दूसरा आपको स्टैग्नेंट पोजीशन में कहीं मिडवे ले जाकर खड़ा कर देता है। दोनों में से क्या होता दिखता है? नहीं, देखिए गरिमा जी, नेशनलाइज चुनाव यहाँ दिल्ली में बैठ के हमें भले दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन वो जो 6 रीजन में बटा हुआ है महाराष्ट्र, वहां पर चाहे विदर्भ हो, चाहे मराठवाड़ा हो, चाहे इधर मुंबई का रीजन हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, हर तरीके से वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मुद्दे हैं। यहां तक कि अगर आप बात करेंगे तो अलग अलग सीट पर अलग अलग मुद्दे हो गए हैं। तो इसलिए भले ही बटेंगे कटेंगे या एक हैं तो सेफ हैं, उसके बाद जो सांप भी निकल आता है खड़गे जी का, तमाम चीजें, ये सब हमारी सुर्खियों के लिए ठीक है, लेकिन जो वहां की जनता है उसके बीच में मुद्दे दूसरे थे। अगर आप जाएंगे वहां पर
पवार के गढ़ में जाएंगे, तो वहां पर निश्चित तौर पर शरद पवार ने इस पूरे गेम में, मैं फिर आपको कह रहा हूं, जो सीनियर पवार हैं सबसे ज्यादा फायदे में वो दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, सीट भी सबसे ज्यादा उन्होंने ली है, और उसके बाद अजीत पवार के लिए ये एग्जिस्टेंस का सवाल है, अस्तित्व का सवाल है। और आप देखिए कि ये जो नारे थे जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर पूरा नैरेटिव बनाया और उसको बढ़त भी बनती हुई दिखाई पड़ी, कम से कम सुर्खियों में, उस पे सबसे ज्यादा असहज कौन हो रहे थे? अजीत पवार हो रहे थे, क्योंकि अजीत पवार के पास तमाम ऐसे क्षेत्रीय क्षत्रप हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, वो सीट अपने बूते निकाल कर लाते हैं। तो ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी वहां पर बात कही जा रही थी कि अगर आप लोकसभा से विधानसभा को कंपेयर करेंगे तो अजीत पवार के साथ न्याय नहीं करेंगे। अजीत पवार यहां पर निश्चित तौर पर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं, सुर्खियों के लिए ठीक है, नेशनलाइज्ड इलेक्शन नहीं था महाराष्ट्र में, लेकिन अगर देवेंद्र फडणवीस जैसा लिबरल चेहरा भी आखिर में वोट जिहाद और धुले की सीट और मालेगांव गिनवाने लगे, भाई धुले की तो एकमात्र सीट थी 48 लोकसभा सीटों में, नहीं तो बाकी 47 लोकसभा की सीटों में एनडीए 41 से खिसक कर 17 पर सिमट गया, तो वोट जिहाद पर आ गया, चुनाव बंटेंगे तो कटेंगे पर आ गया। भले ही सबने आपत्तियां की हो, सबको खारिज करते हुए योगी आदित्यनाथ आखिरी दिन भी बोलते दिखे। नहीं, तो इस पे एक चीज समझिए ना कि ये लाइन वहां से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अप्रूव की ना। हाँ। ये सरसंघ चालक अगर कोई बात कह रहे हैं और उसके बाद नरेंद्र मोदी वहां पर एक है तो सेफ है, प्रधानमंत्री वहां पर जाकर कह रहे हैं, और वोट जिहाद शब्द ये लेकर नहीं है, वोट जिहाद एक शब्द किसी प्रत्याशी ने कहा इंडिया गठबंधन के, उसको पकड़ के इन्होंने धर्म युद्ध कहा। हाँ। तो कुल मिलाकर ये आपको समझना पड़ेगा, नागपुर से देवेंद्र फडणवीस आते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, मतलब खैर भारतीय जनता पार्टी में सभी संघ से निकले हुए हैं, लेकिन उनकी वहां पर युति कुछ ज्यादा ही है। तो उसके बाद जब वो वहां पर ला रहे तो जो फ्लोटिंग वोटर है, जो कहीं पर मन नहीं बना पा रहा था, तो निश्चित तौर पर वो औरंगजेब और जो संभाजी, ये सब चीजें वहां पर करने की कोशिश की गई। लेकिन ये फडणवीस को भी पता था कि जो योजनाएं वहां पर चल रही हैं, उन योजनाओं से जो लाभ मिलना होगा मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की जो हिंदुत्व की जो जमीन थी, जो बाला साहब ठाकरे की विरासत का मामला था, ये सोची समझी रणनीति थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट की, कि इस मुद्दे पर जो भी हिंदुत्व से प्रभावित वोट है उसको यहां पर लेकर आया जाए। चूंकि फडणवीस के बारे में आपको एक बात पता ही होगी कि उनके खिलाफ वहां पर मराठा वोटर रहा है, वहां पर उनके खिलाफ जो मराठा वोटर जिस तरीके से करता रहा, तो इस बार देवेंद्र फडणवीस ने वो पूरा उनको हिंदुत्व के प्लैंक पर लाने की कोशिश की, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वहां पर बहुत सारी छोटी छोटी बैठकें की हैं। तो शीतल जी, क्या चलेगा? ये बंटेंगे तो कटेंगे चलेगा, या फिर आखिर तक कपास गोडाउन में पड़ी रही, सोयाबीन गोडाउन में पड़ा रहा लोगों का, प्याज की एक्सपोर्ट ड्यूटी को लेकर लोग नाराज रहे, किसानों की आत्महत्या थी, ये सब लोकलाइज्ड मुद्दे चलते हुए दिखेंगे, या फिर जैसा राजकिशोर जी कह रहे हैं कि वो जो देवेंद्र फडणवीस से एक मराठा सेक्शन नाराज था कि भाई हम अगले 5 साल तो देवेंद्र फडणवीस को, एक ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे, उसे एक अम्ब्रेला में लाते दिखे, क्या एक्सपेरिमेंट सफल होगा? देखिए, दोनों चीजें आमने सामने है। इंडिया गठबंधन जो है वो जन समस्याओं पर केंद्रित कर रहा है, चूंकि वो विपक्ष में है। वो किसानों से मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए इस दौरान, और चूंकि जो सरकार में है वो उन नीतियों की सुरक्षा के लिए चलते हैं, तो वो आसान नहीं है, इसलिए वो बटेंगे तो कटेंगे पे चलेंगे। बीजेपी ने अपने कैंपेन में झारखंड में तो बहुत ओपनली उनका जो वीडियो आया, जिसपे चुनाव आयोग ने बाद में नोटिस भी दिया है, वो तो बहुत ही, मतलब आप उसे, और जितने भाषण वो असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो देते रहे उस पूरे चुनाव के दौरान, बहुत ही कम्युनल प्लैंक पर था। ये डेस्परेशन दिखाता है। जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि गठबंधन बनने के बाद से अब इंडिया जो है एक फॉर्मिडेबल अपोजिशन है किसी भी स्टेट में, और ऑल इंडिया पर भी हर स्टेट में वो एक फॉर्मिडेबल है। वो इतना आसान नहीं कि उसको आप राइट ऑफ कर दें। तो इसलिए हर चुनाव में अब उनको पूरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ आना पड़ रहा है। तो बीजेपी की मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो यही है कि वो कम्युनल प्लैंक पे अपने को खूब ड्रम पीटे। वो उन्होंने किया इस इलेक्शन में भी। और ये चलता हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा शीतल? उसकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयार हो गई है, उसमें वो चलेगा। जो आपने जातिवार आंकड़ा अभी झारखंड का देखा, सवर्ण जातियों में खूब चलेगा, पिछड़ी जातियों में भी एक हद तक चलेगा, दलितों में कम चलेगा, माइनॉरिटी में कम चलेगा। वहां जो झारखंड के नतीजे हैं उसमें सिर्फ 3 जगह से बढ़त मिल रही है इंडिया गठबंधन को। आदिवासियों में मिल रही है, मुस्लिम्स में मिल रही है, क्रिश्चियंस में मिल रही है। बाकी सब में आप देखें कि बीजेपी को मिल रही है। वो इसलिए कि उनका वो चला वहां पे।
और दूसरी ओर इनका यहाँ उसके प्रतिक्रिया में यहाँ चला। नहीं तो क्या मैं ये कह दूं, क्या ये कोई भी आज की तारीख में कह सकता है कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला जो एग्जीक्यूट करने की कोशिश की वो महाराष्ट्र में भी चलेगी? क्योंकि सारे धड़े एक तरीके से मुख्तलिफ जाकर खड़े हो गए ना। अजीत पवार, पंकजा मुंडे, अशोक चव्हाण, मिलिंद देवड़ा, सबने कह दिया महाराष्ट्र में नहीं चलता, है तो हिंदी पट्टी के राज्यों में चलता है। नहीं, जिन्होंने कहा उनकी अपनी अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के इश्यूज होते हैं, वरना इन जनरल तो ये सब बीजेपी के लिए चलता ही है। बीजेपी या आरएसएस के लिए इलेक्शन में यही सब चलता है। उनका इसलिए कि वो आर्थिक सवालों पर नहीं जाते बीच में। वो कहते हैं कि हम विकास की बात करते हैं सब, वो उनको मुद्दों को नहीं लेके जाते। करते वो जरूर है, जैसे उन्होंने भी लाडली बहन योजना जैसा एक योजना वहां लगाई, वो उससे अलग वोट आता है जो लाभार्थी वाला वोट है, लेकिन जो उनकी राजनीति है वो कम्युनल प्लैंक पर ही उनके लिए वोट लाती है, तो वो उसको लेके जाते हैं। और जब मुकाबला फॉर्मिडेबल अपोजिशन से होगा तो वो उस पर और ज्यादा जाएंगे, हमेशा हर जगह। तो के शर्मा, महाराष्ट्र को लेकर 2 मैं एग्जिट पोल दिखा रही हूं, अभी 2 ही उपलब्ध हैं मेरे पास। आपका आकलन, आपका ऑब्जर्वेशन, गणित महाराष्ट्र का बताइए, कितनी सीटें अब जब वोटिंग मुकम्मल हो गई? काट के दोबारा प्रेस कीजिएगा फोन पे। के शर्मा, आवाज आ रही है आपको मेरी? आपका आकलन, आपका ऑब्जर्वेशन, गणित महाराष्ट्र का बताइए, कितनी सीटें अब जब वोटिंग मुकम्मल हो गई? मेरी आवाज मुझे वापस सुनाई दे रही। के शर्मा, आवाज आ रही है आपको? के शर्मा को आवाज नहीं आ रही है। अरुण सावंत, क्या गणित है आपका वोटिंग खत्म होने के बाद? आ रही? वोटिंग शुरू अनम्यूट हुई कीजिए सर महाराष्ट्र पहले। में। हाँ। आवाज आ रही मेरी? एब्सोल्युटली ऑडिबल अरुण, प्लीज कैरी ऑन। गरिमा जी, आज सुबह से जो महाराष्ट्र में वातावरण हमने देखा, खास करके मुंबई में लोगों में, मतदाताओं में काफी उत्साह था। पिछले 10-15 सालों का वोटिंग और इस बार 2024 का जो वोटिंग हुआ उसमें उत्साह सबसे ज्यादा देखा गया। पिछले 2.5 साल से इस महाराष्ट्र में जिस प्रकार से महायुति ने काम किया था, उस काम के बदौलत लोग बाहर निकले थे। और जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी ने एक जाति धर्म को लेकर, खास करके एक विशिष्ट समुदाय को लेकर यहाँ पर उन्होंने पोलराइजेशन करने की कोशिश की, इसीलिए महाराष्ट्र के सभी हिंदू बाहर निकले थे और विकास के नाम पर उन्होंने वोट किए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के काम पर वो बहुत खुश थे और मुझे पूरा विश्वास है किसी भी हाल पर इस महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही। जिस प्रकार से अच्छा, धक तो चल रही होगी अरुण सावंत मन में, क्योंकि आज सब मतपेटियों में कैद हो गया है, तो धक तो ये होगी। ये चुनाव पहली बार ऐतिहासिक चुनाव हो रहा है और तय कर देगा, ठप्पा लगा देगा कौन सी शिवसेना है असली। गरिमा जी, कोई धक नहीं है और कोई असमंजसपना भी मन में नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि ये चुनाव ऐतिहासिक जरूर था और इसका रिजल्ट भी ऐतिहासिक होगा। शिवसेना कौन सी असली और कौन सी नकली, इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले ही किया है और इसी ने भी किया है। जनता की अदालत भी तो कुछ तय करेगी। 9 सीटें जनता की, गरिमा 9 जी, सीटें लेकर चले गए थे उद्धव ठाकरे, आपके खाते में पाले में आई 7 सीटें। गरिमा जी, जनता की अदालत ने अपना फैसला ऑलरेडी दे चुकी है। वो आज सिर्फ उसे खुलना भी बाकी है और 23 तारीख को सुबह 7 बजे से आपको मालूम होगा, आप ही आपके इस फेमस चैनल के ऊपर सुबह से रुझान मैं आपको आज का ही फैसला बताता हूं। मैं जिस जगह पे अभी बैठा हूं, बोरीवली उस सीट का नाम है और इस बोरीवली का चुनाव जनता ने डिक्लेयर कर दिया है। यहां से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और इसी प्रकार से बोरीवली हो या देश का राज्य का कोई और कोना हो, महाराष्ट्र में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी काफी अच्छे वोटों से जीत रही। यहाँ पे 81 में से अरुण सावंत, 81 में से आप कितनी जीत रहे हैं भाई? सीट शेयरिंग में तो बाजी मार लेगा उद्धव ठाकरे, अपने गठबंधन में 96 सीटें झटक ली उन्होंने, आप 81 पर लड़ रहे हैं। गरिमा जी, 81 में से मोर देन 60 सीटें हम जीत रहे हैं इस महाराष्ट्र से। और आपको मैं ये बात भी बताना चाहूंगा, अभी 2 एग्जिट पोल यहां से निकले। एक है एक्सिस
एक्सिस, सॉरी नहीं, एक्सिस तो नहीं आया अभी। एक्सिस तो नहीं आया है, सॉरी। एक है, देखिए मेरे पास अभी का पोल है, एक मैट्रिक्स का है। नहीं, यहाँ पर मुंबई में अभी 2 पोल आए, उसमें से दोनों पोल ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि महायुति 155 से लेकर 165 सीटें जीतकर यहाँ पर सत्ता बनाने जा रही है। दोनों पोल हमारे फेवर में आए हैं, और बाकी जो इसके बाद निकलेंगे वो भी पोल, वैसे जनता का पोल भी उसी प्रकार से ऑलरेडी निकल चुका है, सिर्फ डिक्लेयर होना बाकी है। मुझे पूरा विश्वास है, और ये सिर्फ और सिर्फ विकास के कामों से होने वाला है, ना कि जाति धर्म का जो एक कम्युनल भाषा जो चल रही थी उसके ऊपर वोटिंग नहीं हुआ है। कम्युनल चल रहा था ना, कम्युनल चल रहा था ना अरुण सावंत। अच्छा ये बताइए, शिवसेना एकनाथ शिंदे ने तो बैकआउट कर लिया कि भाई मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, रेस में ही नहीं है मुख्यमंत्री के, तो स्वीकार कर लिया शिवसेना ने कि भाई सबसे बीजेपी का मुख्यमंत्री हो सकता है। ये बात ऐसा नहीं है, ये स्वीकार नहीं किया है गरिमा जी, ये आपकी मन की बात बता रही हो। सच्चाई ये है मेरे लिए शिवसेना और बीजेपी दोनों एक ही पलड़े पर है। नहीं, सच्चाई क्या है मैं बताता हूं जी। महायुति जो है, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस, तीनों पार्टियों में पिछले वीक में एक फैसला हुआ कि सभी जन मिलकर अपने अपने जो कैंडिडेट है उनके लिए जोर लगाना है, उनको ज्यादा से ज्यादा कैसे जितवा कर ला सकते उसके लिए कोशिश करनी। ना तो मुख्यमंत्री की कुर्सी के होड़ में एकनाथ शिंदे जी रहेंगे, और ना ही अजित दादा या फडणवीस रहेंगे। तीनों ने ये मान ली बात, और अच्छा, तीनों ने मान ली, तो के शर्मा भाई सबको एक दूसरे के उम्मीदवारों को जिताना। नवाब मलिक फर्ज कीजिए जीत कर आ गए सुरेश पाटिल के सामने शिवाजी नगर मानखुर्द से, तो नवाब मलिक महायुति के विधायक होंगे कि नहीं होंगे? ऐसा है, पहले तो मैं आपके पोल के ऊपर 1-2 लाइन कहना चाहता हूं। कहिए ना प्लीज सर कहिए। आपके पास आपके सुविधा, आपके पास आपके चैनल की सुविधा के अनुसार 2 पोल के रिजल्ट हैं, जबकि देश भर में ये 10 पोल के रिजल्ट आ चुके हैं। लेकिन उनमें से एक पोल तो आपको जिताता हुआ दिखा रहा है के शर्मा, उनमें से एक पोल तो आपको जिता रहा है भाई। नहीं, गलत फहमी में आप नहीं, ये देखिए, मुझे आपसे वो सर्टिफिकेट छोड़ना चाहिए मैडम। नहीं, मैं सर्टिफिकेट दे भी नहीं रही कर रहा हूँ कि जब 2 पोल का दिखा रही है तो पूरे नहीं, 2 पोल का दिखा रही है तो 10 पोल का दिखाइए ना। आंकड़ा आने में वक्त लगता है, टीम तैयारी कर रही है, छाप देगी अभी थोड़ी देर बाद। नहीं, आपके पास कलेक्शन नहीं है। 150 से 170 सीटें मैट्रिक्स आपको दिखा रहा है। शांति रखिए, आप शांत रहिए, मेरा जवाब तो देने दीजिए ना। मैं तो कुछ तो बता दूं आपको, क्योंकि आपके पास इसका कलेक्शन नहीं होगा, आपके एडिटर नहीं करेंगे इसको। ये है महाराष्ट्र का, ये 10 आ चुके हैं, 2 में हम एक कम सीटें दिखा रहे हैं, 8 में हमें जीतते हुए दिखा रहे हैं, ठीक है। ये झारखंड के 8 पोल आ चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा है, ये आपकी सुविधा है, आपका चैनल है, आपको जो चलाना है चलाइए, उसको मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ। लेकिन मैं जनता को, जो करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, एक बार सुनिए, जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, दे दीजिए, मैं कह रही हूँ मुझे 10 सेकंड दे दीजिए आपके चैनल के माध्यम। आज मुझे बस 10 सेकंड चाहिए आपसे के शर्मा जी। मैं आई स्पीक बोल सकती हूँ ना भाई? आप शुरुआत से ही आपने शुरू किया कि मेरे चैनल की सुविधा के हिसाब से मैं 2 डेटा चला रही हूँ। कौन सी सुविधा मैं समझ नहीं पाई। जो 2 डेटा मेरे पास उपलब्ध हैं उनमें से एक में तो एनडीए की सरकार बन रही है, 150 से 170 सीटें मिल रही हैं। दूसरी बराबरी पर लड़ाई को लाकर खड़ा कर देता है दूसरा पोल। तो कौन सी सुविधा का आप जिक्र कर रहे हैं, ये मेरी समझ से तो खैर परे है। दोनों में एज आपको ही है भाई। ऐसा है, आप यदि नहीं मैडम, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी सुविधा इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास आपकी सुविधा में 2 ही सर्वे का डिटेल आपके यहाँ आया होगा। दोनों में आप दोनों में कोई आपका लोअर हैंड थोड़ी है। ना मैं लोअर हैंड अपर हैंड की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मुझे लोअर हैंड अपर हैंड इससे थोड़ी ना तय होता है मैडम। ये तो एग्जिट पोल है, हमने बहुत देखा है। आप हरियाणा हमने हराया है ना, आपने बिल्कुल हमें अपना आकलन उसके पहले आप बिल्कुल नहीं
आप छत्तीसगढ़ भी हमें हरा चुके हैं, मध्य प्रदेश भी हरा चुके हैं, और मैं आपके ही चैनल में बैठ के कहता रहा हूं कि जीतेंगे। और मैं फिर कहती हूँ कि हमने अपना कोई पोल किया न्यूज़ 24 ने। सर सुनिए ना भाई, के शर्मा क्यों करते हैं आप ऐसा, मेरी समझ से परे भाई। हमने पोल ऑफ पोल्स दिखाया, पोल ऑफ पोल्स दिखाया, 400 पार का भी पोल ऑफ पोल हमने दिखाया था, लोकसभा में 400 पार भी हमने दिखाया था। जी जी बिल्कुल, मैं कहते रहा हूँ। हाँ। मैं तो कभी एग्जिट पोल पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं किया, ठीक है ना। लेकिन मेरे पास जो आज की डेट पर पोल ऑफ पोल्स है, उसमें महाराष्ट्र में 137 से 160 सीट, ये 10 चैनल का मैं बता सकता हूँ, और दूसरा झारखंड में 38 से 45 सीट। बिल्कुल ठीक है, ये दोनों पोल ऑफ पोल मेरे पास है। बिल्कुल, मैंने इसी को स्वीकार कर लिया। अब इसी पर बताइए कि शिवाजी मानपुर नगर से के शर्मा, आपने नवाब मलिक को, एनसीपी के अजीत पवार वाले उम्मीदवार को बॉयकॉट कर दिया। फर्ज कीजिए सुरेश पाटिल के सामने नवाब मलिक जीत कर आ गए, गठबंधन का हिस्सा रहेंगे नवाब मलिक, बतौर विधायक महायुति के बैठेंगे विधानसभा में? ऐसा है मैडम, हमारा गठबंधन जो है वो दलों से है, व्यक्तियों से गठबंधन नहीं है, ठीक है। दलों के गठबंधन जो होते हैं उसकी और व्यक्तिगत विषय अलग अलग है, इसको एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता। तो इसलिए ये प्रश्न ही आपका प्रासंगिक नहीं। अरे दूसरी बात, मैं अभी मित्र से सुन रहा था कुछ खड़े हैं के शर्मा, मुझे अपनी बात कहने दीजिए भाई। एक गठबंधन के 2 उम्मीदवार खड़े हैं मैडम, होता है, ये फ्रेंडली फाइट भी होते हैं। इसीलिए तो पूछ रही हूँ, कांग्रेस में भी तो 10 लोग खड़े हैं। बिल्कुल खड़े हैं, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। आप इसमें डिसीजन अभी मत लीजिए ना कि अगर नवाब मलिक जीत गए। मैं जान रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, अरे जीतेंगे, रिजल्ट आने दीजिए, आप क्यों परेशान हैं? उस समय हम आपको निर्णय बताएंगे ना। अभी तो बहुत से निर्णय आपको लेने हैं हमसे, ठीक है। आप परिणाम आने दीजिए, आप क्यों इतना परेशान होंगी? एक नवाब मलिक नहीं है ना, महाराष्ट्र में केवल नवाब मलिक नहीं है, बहुत है, 280 सीटें हैं मैडम, 288 है ना। लेकिन मैं अभी जो आपके यहाँ डिस्कशन सुन रहा था, उसपे तो मुझे 2-4 में 1-8 सेकंड देंगे ना बोलने के लिए? कहिए ना प्लीज। बड़े शालीनता से कोई पत्रकार मेरे पहले बोल रहे थे, है ना, पत्रकार महोदय थे, उन्होंने 2-3 बातें बताई यहाँ पर। उन्होंने घोषित किया कि भारतीय जनता पार्टी घोर सांप्रदायिक इश्यूज को लेके खड़ी है और उसी बेल्ट पे खड़ी है। ये सर्टिफिकेट तो हम 70-75 साल से ले रहे हैं। उनके सब आप पूछा बोर्ड जिहाद का, तो उनकी मेमोरी निकल गई। उन्होंने कहा कोई एक जो है कोई नेता ने बोला, अरे जनाब आप पत्रकार हैं ना, आपको तो जानकारी होनी चाहिए कि ये सलमान खुर्शीद, उनके परिवार के सदस्य ने लोकसभा के चुनाव में बोर्ड जिहाद शब्द का प्रयोग किया, लेकिन वो आपकी मेमोरी में नहीं आएगा। ठीक है ना। इसके बाद ये बोर्ड जिहाद का प्रश्न किसने कहा? जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रवक्ता थे उन्होंने बात की, तमाम मौलवियों ने बात की। आपको 17 सूत्री जो है उलेमा बोर्ड का जो है वो मांग ध्यान नहीं आया। वो सांप्रदायिक चुनाव है, वो तो सेकुलर है। वो 17 सूत्री डिमांड कर रहे हैं देश के बंटवारे का, वो तो सेकुलर है साहब, क्योंकि वो थोड़ी ना बंटवारे की राजनीति की बात करते हैं, है ना। और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे और शरद पवार, वो उनकी पार्टियां सहमति व्यक्त करती हैं। यहां तक कि जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कहते हैं कि उद्धव ठाकरे हमारे जो है अजीम सिपह सालार हैं, राहुल गांधी अजीम सिपह सालार हैं, शरद पवार अजीम सिपह सालार हैं। जो शहजादे होते थे वो सिपह सालार हो गए साहब वहां पर महाराष्ट्र में। शर्मा, मैं इस पर सांप्रदायिक छोड़ना है, मैं इस पर सांप्रदायिक। अब थोड़ा सा मुझे आइए मैडम, आपने बहुत बोलने दिया है, थोड़ा आपके दर्शकों को ये तो पता चले, ये तो पता चले कि कुछ कैसे लोग हैं इस देश के अंदर जो किस तरह आंख बंद कर लेते हैं, है ना। वो आंख उनकी बंद हो जाती है। अभी खुश है ना के शर्मा की मैंने कांग्रेस जो है कुछ नहीं उसमें कमी दिखती है। मुझे ठीक लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि के शर्मा अपनी बात रख पा रहे। ये जो बायस्ड बैठ के और जो नहीं अपनी बात तो मैं रखूंगा मैडम, मेरे को कौन रोकेगा, और मैं तथ्यों के साथ रख रहा हूँ। नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम के शर्मा ये शिकायत नहीं कर रहे हैं कि मैं बात नहीं रखने दे रही हूँ। उनको शर्म आनी चाहिए चैनल में। नहीं मैं रखने दे रही हूँ, आप मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं उनको तो पूछूं कम से कम। तो
तो मुझे भी बता दीजिए, तो केके शर्मा सुनिए ना, चलिए आप मेरा सवाल ले लीजिए। नवाब मलिक पर आपने जवाब नहीं दिया कि जिस नवाब मलिक का बॉयकॉट कर दिया आपने गठबंधन के प्रत्याशी होने के बावजूद, वो जीते तो रखेंगे उन्हें या खारिज कर देंगे? शिवाजी नगर मानखुर्द की सीट क्या बिना विधायक के रहेगी क्या? सुनिए मैडम, सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए मैडम। अगर मगर पे मैं कभी डिबेट भी नहीं किया, कहिए ना। और मैं कभी नहीं बोला अगर जीतेंगे तो ये और मगर ऐसे होंगे तो। परिणाम आने दीजिए, आपको प्रॉपर जवाब मिल जाएगा उसका कि हम क्या करेंगे। हम गठबंधन के उसमें हैं, दलों से गठबंधन है, व्यक्तियों से गठबंधन नहीं है हमारा। व्यक्तियों से गठबंधन नहीं है तो जिस वोट जिहाद के काउंटर नैरेटिव। अब केके शर्मा एक और सवाल लीजिए। वोट जिहाद के काउंटर में आपने कहा बंटेंगे तो कटेंगे, आखिरी दिन तक आपने नारा लगाया बंटेंगे तो कटेंगे। आपके उन्हीं गठबंधन के साथियों ने खारिज कर दिया। नहीं चलता महाराष्ट्र में, भावनात्मक मुद्दों में मिलिंद देवड़ा ने कहा भावनात्मक मुद्दों में हम लोगों को नहीं फंसाते। पंकजा मुंडे ने कहा नॉर्थ इंडिया में चलता होगा, इधर नहीं चलता। अशोक चव्हाण ने कहा कि मेरी नजर में इट्स नॉट द राइट वर्ड। अजीत पवार ने कह दिया कि एक नहीं बार बार कहूंगा नहीं चलता। बिल्कुल, और बस इतना ही है सर, आप जवाब दे दीजिए। फिर मैं जवाब दे दूं? बिल्कुल आप। हाँ, देखिए ऐसा है मैडम, हमारा जो है हर जितने भी गठबंधन दल हैं वो पार्टियों से गठबंधन है, उनकी विचारधाराओं से हमारा गठबंधन नहीं है। और ऐसा हमारे साथ पहले भी हुआ है। नीतीश कुमार हमारे गठबंधन में रहे, हमारे सुन लीजिए, नीतीश कुमार हमारे गठबंधन में रहे। उन्होंने कई ऐसे मुद्दे आए हैं जिस मुद्दों पे वो हमारे साथ सहमति नहीं थी उनकी। सरकार के दौरान में सहमति नहीं थी, यही शिवसेना हमारे साथ थी। राष्ट्रपति का चुनाव था, हमसे सहमत नहीं थे, तो क्या हुआ उससे? गठबंधन टूटा, गठबंधन तो चला। वो दल हमसे नहीं मिल रहे ना, हमारी पार्टी में नहीं आ जा रहे हैं। और अब पंकजा मुंडे पर क्या कहेंगे भाई? पंकजा मुंडे हमारे साथ महाराष्ट्र में ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे गोपीनाथ मुंडे की पुत्री है। वो तो साथी दल नहीं है, वो तो आपकी पार्टी का चेहरा है। बिल्कुल स्वीकार करता हूँ। अशोक चव्हाण को मैंने अशोक चव्हाण भी मान लिया कि भाई सेक्युलर विचारधारा से आए, नहीं समझ पाए। अजीत पवार उस विचारधारा से आए, नहीं समझ पाए। पंकजा मुंडे तो काडर है आपका। ऐसा है मैडम, आप चिट्ठी पकड़ के जो है ना, चिट्ठी पकड़ के जो है आप कहानी गढ़ना चाह रहे हैं। मैं एक कहानी समझाता हूँ आपको। गोपीनाथ मुंडे मेरी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हाँ, ओबीसी के सबसे बड़े नेता है मेरे, रहे हैं। उनकी बिटिया बड़ी प्रतिष्ठित नेतृत्व है मेरी। बिल्कुल मैं मानता हूं, बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूं, बहुत प्रतिष्ठित नेतृत्व है वो मेरी। और कई बार चुनाव भी जीती हैं और काफी कुछ उनका कैंपेन भी रहा है। उनकी एक विचार है, उन्होंने रखा है, शायद उन्होंने उस क्षेत्र के हिसाब से कहा या अपने इससे कहा, लेकिन पार्टी की जो विचारधारा होती है, पार्टी की जो बयान होते हैं, वो महत्वपूर्ण होते हैं। सर, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते डंके की चोट पे बोलता हूँ। मैं तो आपको प्रणाम करके चोट पे बोलता हूँ। मेरे नेता बोलते हैं बटोगे तो कटोगे। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं ये हमारा नारा ही नहीं है, 24 घंटे में पलटी मारते हैं। खैर, लेकिन केके शर्मा, मैं बड़ा विनीत भाव से, बड़े विनम्र भाव से, क्योंकि अक्सर मुझ पर आक्षेप रहता है आप लोगों का, इसीलिए मैं और ज्यादा नत हो जाती हूँ और ज्यादा विनम्रता के साथ ही बात कहती हूँ। भाई आपने कहा नवाब मलिक पर बात में तय करेंगे। आपके ऊपर कोई आक्षेप नहीं है। चलिए, ये मोहब्बत है आपकी। लड़ाई है, इसमें अच्छे पर्सनल थोड़ा होता है। ये मोहब्बत है, मैंने स्वीकार कर लिया। चलिए, नवाब मलिक पर नहीं बोलेंगे। पहले अजीत पवार पर गठबंधन के साथी थे, फिर पंकजा मुंडे का सवाल आ गया, तो उस पर भी खैर थोड़ी सी असहजता हुई केके शर्मा को। अब क्या चलेगा? मुस्कुरा रहे सीमा जी। कोई असहज नहीं है सीमा जी, आपको गलतफहमी है मैडम, कोई असहजता नहीं है। डन डन डन, कोई असहज नहीं है, आपको गलतफहमी है, कृपा कर अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए। कोई असहज नहीं है। मैंने स्पष्ट कहा, पार्टी की विचारधारा पार्टी की होती है और सामूहिकता पर चलती है। बंटेंगे तो कटेंगे नारा है, ये केके शर्मा कह रहे हैं, इसी पर वोट। मैं आज भी डंके की चोट पे कह रहा हूँ, ये विचारधारा के आधार पर हम बोलते हैं। डन। सीमा मलिक, भाई ये ट्राइडेंट
अनटेस्टेड फॉर्मूला है भारतीय जनता पार्टी का, और के शर्मा डंके की चोट पर कह रहे चल गया, अगर सारे अम्ब्रेला में अगर आ गए, दलित भी आ गए, ओबीसी भी आ गए, सवर्ण भी आ गए, 80-20 में से 20 छोड़ दीजिए, 80 आ गए, तो मसला खड़ा हो जाएगा महाराष्ट्र में। ये किस, देखिए ये नारा जो है ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और ये मतलब ये आपने अभी बताया, ये सबके नाम लेके, चाहे वो पंकजा मुंडे जी हो या अजीत दादा पवार हो या मिलिंद देवरा हो, सभी ने इसका विरोध किया है। किसी को भी ये मन से पसंद नहीं है, पर अगर एक प्रेशर डाला जाएगा उन पर, आपको ये भी पता है कि किस टाइप का प्रेशर होता है बीजेपी में, तो उसके बारे में कुछ भी बोल रहे हैं। देखिए कोई भी इसको मतलब कौन बटेगा और कौन कटेगा, मुझे तो कहते हुए भी अजीब सा लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि आज भी देखिए इतने एग्जिट पोल्स आने के बाद भी हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम देखिएगा एनडीए वहां पर सरकार बनाएगी महाराष्ट्र में। बारामती कौन जीतेगा? अजीत पवार ने कहा लोकसभा में आपने सीनियर पवार को मौका दे दिया, ठीक है, बारामती वही जीतेगा जिसके ऊपर शरद पवार जी का आशीर्वाद है। मैं बड़ी क्लियर बात बोल रही हूँ कि बारामती वही जीतेगा जिसके ऊपर शरद पवार जी का आशीर्वाद है। और उन्होंने बहुत नेता बनाए हैं, बहुत, आपको पता ही है कितने लोगों का उन्होंने भविष्य बनाया है, चाहे वो अजीत दादा पवार खुद भी क्यों ना हो, या छगन भुजबल या जो और भी नेता हैं जिनको पता नहीं कितनों की उन्होंने किस्मत बनाई है। तो इस बात में कोई मतलब डाउट नहीं है। लेकिन एक इनसिक्योरिटी शरद पवार के जहन में भी थी, जहां से छगन भुजबल लड़ते हैं येवला से, वहां वो खुद प्रचार करने पहुंचे, बारामती से युगवेंद्र के लिए खुद प्रचार करने पहुंचे, 83 बरस की उम्र में। मैं कह रही हूँ कि जिसके ऊपर उनका आशीर्वाद होगा, जिसके लिए उन्होंने प्रचार करा होगा, मुझे लगता है कि पूरे चांसेस उसके जीतने के हैं। और देखिए मतलब ये जो अभी इस तरह के नारे लगा रहे हैं, जिस तरह का हमने वो कैश वाला चीज देखी अभी, तो अगर ये लोग ने इतना काम किया होता तो इतने कॉन्फिडेंट होते, उनको जरूरत नहीं थी इस तरह के नारे लगाने की या कैश डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो देखिए ये सब बातें हमने जरूरत नहीं थी, महाराष्ट्र में हो रहा है। विनोद शर्मा, इट वाज सो एविडेंट। ये कल वाला जो कैश फॉर वोट है चुनाव आयोग के हालांकि सुपुर्द है मामला, ये कोई इम्पैक्ट है इसका चुनाव? मुझे या फौरी तौर पर आया और फौरी तौर पर निकल गया? जनता ने जो लॉन्ग टर्म वाली सोच के तहत वोट दिया, पता ही थी पहले छुपे छुपे। ठीक है सीमा जी, आती हूँ, इट हैज नॉट बिकम इट्स कम टू दिस थिंग, यू नो। आती हूँ, आऊंगी मैं, दोबारा लौटूंगी आपके पास। विनोद शर्मा, देखिए ऐसी चीजों को इम्पैक्ट तो होता है, लेकिन उसमें वोट कोई अपना पलट देता है, इसका तो कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है। लेकिन ये जो हुआ है, ये प्रकरण हुआ है, इसमें ये बात कही जा रही है कि जो साहब इसमें फंसे हैं उनका कोई रिश्ता बहुत अच्छा देवेंद्र फडणवीस के साथ नहीं था। और जो जिन्होंने ये राष्ट्रीय गठन किया है, जिन्होंने एलिगेशन लगाई है, नहीं बहुजन विकास आघाड़ी वालों ने, हाँ, उन्होंने जो आरोप लगाया तो उन्होंने कहा बीजेपी किसी व्यक्ति ने मुझको टिप ऑफ दिया है। अब देखिए बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस बड़ा मुखर चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में। मुख्यमंत्री था, उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा, पार्टी के निर्देश पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी मान गया वो, तो वो उस लिहाज से तो बड़ा डिसिप्लिन सोल्जर है। लेकिन उसके विरोध में बहुत से ग्रुप हैं भारतीय जनता पार्टी के भीतर, और खासकर जो मराठा लॉबी है वो उससे नाखुश है। तो मैं समझता हूं कि ये जो आरोप लगा है और इसने बहुत नुकसान पहुंचाया एक तरह से, जहां तक कि पब्लिक परसेप्शन की बात है, बीजेपी की छवि की बात है। महाराष्ट्र एक मुख्य प्रदेश है और वहां पर ही आरोप लगा कि सरकार जब बनी तो मीटिंग में गौतम अडानी भी बैठे हुए थे, उनके अपने सहयोगियों ने बात, तो ये सब बात उन्होंने खुद लोगों ने कही। और ये जो पहले तो बात कही, मैं पहले भी बोल चुका हूं, अजीत पवार ने कही, और उसके बाद उनके अंकल ने भी उसको कंफर्म कर दिया और एक ही प्लेटफॉर्म पे किया, एक ही न्यूज प्लेटफॉर्म पे दोनों ने किया, वन आफ्टर अनदर। तो इसमें आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड बिटवीन द लाइंस, पर ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस मामला है। और मैं समझता हूं कि ये अगर बहुत क्लोज इलेक्शन रहा और अजीत पवार का, अगर देखिए वहां कुछ फोर्सेस हैं जो दो लोगों को खत्म करना चाहती हैं, उद्धव ठाकरे को और अजीत पवार को, इनके टारगेट ये दो हैं।
और ये लोग कोई इनसिग्निफिकेंट फोर्स नहीं है। वो चाहते हैं कि ये दोनों अगर इस इलेक्शन में खत्म हो जाते हैं, इनकी पार्टीज अच्छा नहीं करती हैं, तो उससे हमको फायदा मिलेगा। वो कौन है ये आपको जल्दी ही पता चल जाएगा, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग हैं वो लोग हैं। उद्धव ठाकरे को और अजीत पवार को खत्म करना चाहते हैं। अजीत पवार जो ज्वाइन किए, उसमें जो आइडियोलॉजिकल फ्रंट है उनका आरएसएस, वो सपोर्ट में नहीं था। वो बार बार कहते थे इससे मत लग, आप अलायंस करें, क्योंकि आपने खुद ही उस पर इतने आरोप लगा रखे थे अजीत पवार पे, तो उसके चलते भी आपकी छवि कोई चमकी नहीं। और जो उद्धव ठाकरे हैं वो तो उनके जो हिंदुत्व आइडियोलॉजिकल परिधि से निकलकर वो उनको चैलेंज कर रहे हैं। और जो उनका चैलेंज होता है, वो जो लोग उनके साथ वाले लोग हैं, जो अपना उनका जो बेस है उसको आहत करता है, बीजेपी के बेस को आहत करता है, उसको कम करता है, छोटा करता है। हाँ, लेकिन और जो पहले इकट्ठा होता था वो फॉर्मिडेबल होता था। देखिए, अडवाणी जी ने पूछा गया उनसे कि जब उन्होंने अलायंस किया शिवसेना के साथ, तो उनसे पूछा गया, और मैं था वहां पर, तो कि ये क्यों किया आपने, क्योंकि शिवसेना एक रिएक्शनरी फोर्स थी उस जमाने में। तो उन्होंने कहा कि वो जैसे अपनी उंगली को एक पेंसिल की तरह दिखाते हुए उन्होंने कहा कि दिस वुड शार्पन आवर हिंदुत्व एग्रेशन, दिस वुड शार्पन आवर हिंदुत्व पिच, इनके साथ जाना। वो पीरियड वो था जब राजीव गांधी राज कर रहा था, 1989। देखिए, और ये बड़ा सोच समझ के इनके साथ अलायंस किया गया है। आज इनके साथ जो अलायंस में क्रैक हुआ है, फिशर्स डेवलप हुए हैं, वो इनके लिए संगीन मामला है, इनको सोचना पड़ेगा। महाराष्ट्र में इसलिए कभी अपने दम पे सरकार नहीं बना सकी बीजेपी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गई, सीनियर पार्टनर हो गई जूनियर पार्टनर से, तो ये मतलब भी एक शिवसेना की सीनियर पार्टनर हो गई। हाँ, तो ये शिवसेना, असली हिंदुत्व कौन सी शिवसेना का है? एक नाथ शिंदे का है, उद्धव ठाकरे नहीं, का? वो ज्यादा प्रखर, उनका हिंदुत्व ज्यादा प्रखर था बीजेपी से। बीजेपी का ठाकरे की बात करें, निश्चित तौर पे वो ज्यादा अग्रेसिव थे, क्योंकि उनको सिर्फ स्टेट पॉलिटिक्स करनी थी, यहाँ नेशनल पॉलिटिक्स की बात थी, सबको लेकर चलना था। शीतल जी, हंग, ये दोनों, अभी तो मेरे पास खैर और भी महाराष्ट्र का डेटा है, और पोल ऑफ पोल्स जो कहता है वो महाविकास अघाड़ी के पक्ष में कम और एनडीए के पक्ष में ज्यादा दिखता है। इसी को मैं फाइनल मान लूं, 137 और 160 महायुति और 120 और 137 के बीच में महाविकास अघाड़ी, या इसमें कुछ बदलाव देख रहे हैं? देखिए, अभी पोल्स में हम लोग हर बार देखते ही हैं कि ये सब जो हम लोग करते हैं एक्सरसाइज, इसमें जब रिजल्ट्स आते हैं कई बार एकदम से विरुद्ध हो जाते हैं। पिछली 2-3 चुनावों से ऐसा हो रहा है खासकर। लेकिन अब इस बार चूंकि कुछ इधर वाले हैं और इसमें सीनियर लोग भी हैं, कुछ ऐसे जिम्मेदार लोग भी हैं, तो हो सकता है इसमें किसी एक का गलत हो, एक का सही हो। तो पोल ऑफ पोल्स की तो बात नहीं की जा सकती। जो जिम्मेदार हैं उनके बारे में ये हम मतलब कुछ कह सकते हैं कि शायद वो करीब हो उसके नतीजों के। लेकिन जो एक जनरल ट्रेंड देश में बन गया है, क्या है मैंडेट? वो ये है कि दिख रहा है, वो ये है कि यूरोप के बहुत सारे देशों की तरह, अमेरिका की तरह, अन्य जगहों की तरह अब भारत में 2 फॉर्मिडेबल ऑर्गेनाइजेशंस हमारे सामने हैं, एनडीए के रूप में और इंडिया के रूप में, और इनके बीच बड़ी कड़ी प्रतिस्पर्धा स्टेट टू स्टेट है। अभी हरियाणा में नतीजे चाहे जो हो, वोट फीसद आप और हम जानते हैं 1% से भी कम का फर्क है। सर, मैं फिर कह रही हूँ भाई, अरे वोट शेयर ठीक है, वोट शेयर तो साख और नाक बचाने के लिए नहीं, वो असली बेस स्ट्रक्चर उसी पे होता है, लेकिन उसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से फर्क आ जाता है। मैंने मान लिया कि भाई 39 कुछ सरकार तो सीट पर बनेगी ना। नहीं, वो सही है आपकी, वो इसलिए वो डिफरेंस ऑफ सीट और वोट शेयर में डिफरेंस क्यों होता है कि एक पार्टी है उसका वोट शेयर इवनली स्प्रेड नहीं है, और दूसरी का और कंसंट्रेटेड वोट शेयर है, और दूसरी पार्टी जिसका इवनली स्प्रेड है। तो जिसका इवनली स्प्रेड है, जिसका रीच ज्यादा है जनता के सामने, एक्सेप्टेबिलिटी भी ज्यादा हो गई, तो उसकी सरकार बन जाती है। लेकिन वोट परसेंटेज को आप
दरकिनार नहीं कर सकते, ये तो मैं भी मान रही हूं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ डोनाल्ड ट्रंप सेलिब्रेट कर रहा है कि पहली बार रिपब्लिकन पार्टी को उसके इतिहास में पॉपुलर वोट मिला है, पॉपुलर वोट मिला है, +50 मिला है। मैं शीतल ये पूछ रही थी कि हंग असेंबली के भी क्या कोई चांसेस महाराष्ट्र में दिखते हैं क्या? कहीं भी हो सकती है हंग असेंबली, बिल्कुल हो सकती है। अब आज की तारीख में तो हमारे पास जो आंकड़े अगर इनके आधार पर देखें तो लगती हो कि हो जाएगी, लेकिन अब 23 में कोई दूरी नहीं है। आज की चर्चा के लिए ये इन्फॉर्मेशंस हैं जो आज की शाम को ये स्पेकुलेशन है, ये स्पेकुलेशन है। कुछ लोगों ने इसमें मेहनत से काम किया है, हम उनकी मेहनत के आधार पे उसका आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है, ये राजकिशोर जी, अगर एनडीए की सरकार बनती है महाराष्ट्र में तो किस चीज पर मुहर लगेगी? वो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला थोड़ा और सीमेंटेड होगा क्या? हिंदुत्व? के शर्मा अभी भी कह रहे हैं भाई है, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं, देखिए, एक बात तो गरिमा जी समझिए, लोकसभा चुनाव के समय में मोदी की गारंटी पर पूरा चुनाव आधारित हो गया था। बीच में कुछ बयान भले आए हों, लेकिन सब कुछ वहां पर था। ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट आप मानकर चलिए कि इस बार हिंदुत्व उनकी बैक सीट पर नहीं है, वो बिल्कुल फ्रंट सीट पे है, बल्कि मैं कहूंगा ड्राइविंग सीट पे है, और विकास उसके साथ फ्रंट सीट पे ही बैठा हुआ है। ये उनका जो ट्राइड टेस्टेड जो फॉर्मूला था। बाकी जो कम्युनल होने की जो तमाम जो परिभाषाएं होती हैं, दरअसल व्यक्ति अपने अपने हिसाब से किसी को भी सांप्रदायिक बता देता है और दूसरी तरफ आंखें बंद कर लेता है। तो मैं अभी इस परिभाषा में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात आप मानकर चलिए, अगर चुनाव वाकई बाइपोलर हो रहा है तो फिर हंग असेंबली नहीं होनी चाहिए, महायुति आएगी या महाविकास आघाड़ी आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, वहां पर मैंने आपसे कहा था कि जितना समझ में आया कि हर सीट हर क्षेत्र के हिसाब से वहां पर मुद्दे थे, और कभी आज की तारीख में चुनाव इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है, इतने प्लेयर्स आ चुके हैं कि उसके बाद अगर आप ये सोचे किसी एक मुद्दे पर चीजें बन जाएगी, लेकिन मूल को छोड़कर आप सूद नहीं पा सकते हैं, यह तय मानकर चलिए। और भारतीय जनता पार्टी का मूल उसका हिंदुत्व है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और नागपुर में महाराष्ट्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो उसके बाद अगर आप ये सोचें कि हिंदुत्व से आगे बढ़कर अलग चले जाएं, और जो मराठा गैर मराठा की बात हो रही थी, तो निश्चित तौर पर फडणवीस जब बने थे तो मैं भी आपसे कह रहा था कि मराठाओं के बीच में उनको लेकर कुछ आपत्तियां थी, जिसको शरद पवार ने बहुत ज्यादा बढ़ाया था। लेकिन बाला साहब ठाकरे भी मराठा नहीं थे, यह भी सोचने वाली बात थी। और अब आज की तारीख में उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से पूरी तरीके से अपना प्लान चेंज किया है, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके का एक नया रुख, नया चीजें अख्तियार की, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए एक मराठा के अंडर में मुख्यमंत्री होने के बावजूद। तो उसके बाद निश्चित तौर पर चीजों का फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव के नतीजे अगर एनडीए के पक्ष में जाते हैं तो इंडी गठबंधन के भविष्य पर भी जरूर सवाल होगा, ये मुझे बिल्कुल लगता है। और आप मानकर चलिए कि निश्चित तौर पर यह चिंता अखिलेश यादव को भी है, दूसरी जगहों पर भी, कि जो मुस्लिम वोट है, उस मुस्लिम वोट के बीच में राहुल गांधी या कांग्रेस की जो लोकप्रियता बहुत ज्यादा वहां पर बढ़ी, उनकी जो पैठ उनके बीच में गई है, तो जो क्षेत्रीय छत्र इंडिया गठबंधन के साथ के लोग हैं, उनके बीच में भी इसको लेकर बेचैनी है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जिस तरीके से पूरी ताकत लगाई, और जहां जहां पर पुलिस या जो वीडियो वायरल हुए हैं आपने देखे होंगे, वो मुस्लिम कम्युनिटी के बीच के वीडियो थे, और उनके बीच में उनका मसीहा मैं हूं, आप कुछ भी कर लीजिए, ये उन्होंने वहां पर स्थापित करने की कोशिश की। तो जगह जगह इस तरीके की चीजें भी चल रही है, और अगर इंडिया गठबंधन को सफलता यहां पर मिलती है तो मानकर चलिए सीमेंटेड ये बड़ा मुश्किल है। राजकिशोर जी, हम जब 1 महीना पहले महाराष्ट्र पर बात कर रहे थे, तब भी ये तस्वीर अगर और मगर की थी। आज जब पोल्स आ गए हैं और हम वहां एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, तब भी हम अगर मगर के बीच में ही झूल रहे हैं। कोई ये कहने की स्थिति में नहीं है भाई महायुति या महाविकास आघाड़ी, अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिशियंस, अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि महायुति को आज की तारीख में वहां पर बढ़त है, कितनी है मैं नहीं जानता, और झारखंड में भी मेरा ये मानना है कि एनडीए को बढ़त है आज की तारीख में, जितना मैं समझ पा रहा हूं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि सब जगह इतना ज्यादा क्लोज चुनाव है, क्लोज कंटेस्ट है, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है ना कि व्यक्ति उसके साथ में चला जाए, कोई कम्युनिटी का लीडर नहीं हो सकता। महायुति को बढ़त है। शीतल जी, डू यू एग्री विद दैट कि ये पोल्स ऑफ पोल्स में तो कुछ समझ पाना अभी मुश्किल है? देखिए, इसमें भाई भास्कर का 125-140 पर महायुति और 150 दे रहा है महाविकास आघाड़ी को। मैट्रिक्स बिल्कुल 170 पे एनडीए को बढ़त दे रहा है और इंडिया को 130 पर लाकर छोड़ देता है। बाकी और भी पोलस्टर जो है 146 तक महाविकास आघाड़ी को रिपब्लिक वाला पहुंचा दे रहा है, 157 पर महायुति को। तो ये क्या उलझा हुआ गणित अभी भी है क्या?
देखिए मैं दोनों जगह और जो वो कह रहे हैं राजकिशोर तिवारी कि महायुति को बढ़त है, राजकिशोर जी ये भी कह रहे हैं कि वो वहां गए थे। मैं उन दोनों जगहों पे नहीं गया हूं, इसलिए मैं शुरू से ही आपके कार्यक्रम में काफी देर से हूं। ये मैंने कहा कि मैं उस पर क्या आकलन कर सकता हूं। जो आकलन हमारे सामने है उसकी एनालिसिस करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वो गलत तो सही हो सकती, 23 को साबित हो जाएगी। तो मैं इसमें क्या टिप्पणी कर सकता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में जरूर मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन हुआ है उसमें मतलब लगभग सभी जगह पर एक ट्रेंड है कि मुस्लिम मतदाताओं को मतदान करने से रोकने का प्रयास करती हुई पुलिस मिली है, जिसमें 7 पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए। तो वो कंफर्म है, प्रूवन है। कुंदरकी में वहाँ के जो विधायक हैं, जो 3 बार से सपा जीती थी, उन्होंने वहाँ से पुनर्मतदान, पूरे चुनाव के पुनर्मतदान की मांग लिखित में कर दी है। कुंदरकी में तो बॉयकॉट और ये चूंकि वहाँ ऐसा हुआ था, इसकी रिपोर्ट्स पहले आ चुकी, दैनिक भास्कर और सब में नाम सहित आ गई थी कि इन सभी क्षेत्रों में जो मुस्लिम और यादव और कुछ अन्य जातियों के, पिछड़ी जातियों के जो कर्मचारी थे, उनके तबादले कर दिए गए थे और वहाँ दूसरे लोगों से उनको रिप्लेस किया गया था। तो बाई इलेक्शंस अगर स्टेट गवर्नमेंट को इस लेवल पे आ जाती है जैसी उत्तर प्रदेश में आई हुई है, मैनेज किए जा सकते। मुझे लगता है कि वहाँ एज बीजेपी को है इसकी वजह से, क्योंकि लोकसभा में अभी उनका भारी नुकसान हो गया था। अयोध्या लोकसभा जिसमें, अयोध्या विधानसभा जिसमें आती है, वो लोकसभा भी वो हार गए थे, चित्रकूट हार गए थे, ओवरऑल टैली भी हार गए थे। इसलिए वो इसको अपनी प्रतिष्ठा के लिए, इसमें ज्यादा सीटें जीतने के लिए उन्होंने सारा कसबल लगाया, वो जीतेंगे। घनश्याम तिवारी, 9 सीटें और 9 की 9 सीटों पर आज दिन भर जमकर बवाल कटा। अखिलेश यादव ठीक ठाक गुस्से में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। नमस्कार गरिमा जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को सॉरी कह दूं आपको, सॉरी कह दूं, आई एम रीचिंग टू यू एट 8:48। कोई बात नहीं। देखिए, ये जो बटेंगे कटेंगे पार्टी है या बांटेंगे काटेंगे पार्टी है, इसकी नाक जब से उत्तर प्रदेश में कटी है, ये लोग बौखलाहट में घूम रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश में बच्चे झुलस के मर गए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जाकर के अन्य राज्यों में बटेंगे कटेंगे जैसे हेट स्पीच दे रहा है। उत्तर प्रदेश में पुलिस के वीडियो वायरल हैं, जहां पे पुलिस लोगों के ऊपर बंदूक लहरा रही है, महिलाओं के ऊपर बंदूक लहरा रही है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आकर के विनोद तावड़े जैसे लोगों के वीडियो वायरल है। तो मुझे लगता है बेशर्मी की अगर कोई पराकाष्ठा है 75 साल में अगर किसने पार की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। वो महाराष्ट्र में की है, वो योगी आदित्यनाथ के रूप में की है, वो उत्तर प्रदेश में की है। जब हमारी बेटियों पे, माताओं के ऊपर इनका एक पुलिस वाला बंदूक लहरा दे क्योंकि वो वोट देना चाहती थी, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? नहीं, लेकिन घनश्याम तिवारी, ये तो आपने ये 5 पिछले उत्तर प्रदेश के जब चुनाव हुए ऐसे आरोप आपने तब भी लगाए, उसके पहले जो नगर निगम के चुनाव हुए वैसे आरोप आपने तब भी लगाए। उसके बावजूद ऐसा नहीं है ना कि आप सीटें नहीं निकालते या सीटें नहीं जीतते। ये डाइल्यूटेड बात नहीं है। इस देश में अडानी, इनका अपने सहयोगी कह रहा है कि अडानी इनकी सरकार बना रहा था। अब वो व्यक्ति के साथ गठबंधन था या फिर एक पूरी अडानी कॉर्पोरेशन के साथ गठबंधन था, ये के शर्मा बताएंगे। इस देश में लोकतंत्र को की गर्दन किस तरीके से मरोड़ी जा रही है, उसके बावजूद देश का जो मतदाता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा है। उनकी, हमारी बेटियां, हमारी माताएं बंदूक के नोक पे खड़े होकर के भी वोट देना चाहती हैं। ये दिखाती है कि लोग इनके खिलाफ हैं, इनका दमन नहीं चलेगा, चाहे विनोद तावड़े के पैसे हो, अडानी की सरकार हो या योगी आदित्यनाथ की गोलियां हो, लोग इनके खिलाफ वोट करेंगे। आज के ये जो एग्जिट पोल्स के आंकड़े हैं इस तस्वीर को नहीं दिखा रहे, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें के शर्मा की यहाँ पे जो अट्ठाहस है वो लोगों को डरा रही है। कॉन्फिडेंट कितनी सीटों पर घनश्याम तिवारी कॉन्फिडेंट है समाजवादी पार्टी? हम हर उस सीट पे कॉन्फिडेंट हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ की बंदूक के आगे लोगों ने खड़े होकर के बंदूक की नोक पर नंबर्स में बता दीजिए ना घनश्याम, नंबर्स में बता दीजिए ना। 9 सीटें हैं, 9 में से 1 का बॉयकॉट कर दिया आपने, दोबारा चुनाव की मांग करेंगे कुंदरकी पर क्या? कुल 48.2% के आसपास वोट पड़ा है। सोचिए कि आधे से भी कम वोट पड़ा है। जहां पर एक पूरी सरकार इस तरीके से नंगी दिखाई दे रही हो कि माताओं के ऊपर बंदूक लहरा रही हो, वहां पर हमारा कॉन्फिडेंस मैटर नहीं करता। ये दिखाई देता है कि ये लोग शर्मनाक स्थिति में हैं और ये लोग हर कीमत पर चुनाव हथियाना चाहते हैं क्योंकि ये जीत नहीं सकते। भाई, चुनाव आयोग को शिकायत की आपने, चुनाव आयोग ने आपकी शिकायत पर संज्ञान ले लिया, अब क्या मसला रह गया? चुनाव आयोग ने क्या आंख मूंद ली है, कान में रुई डाल ली है? क्या उसके लोग वहां थे नहीं? उसे दिखाई नहीं दे रहा था कि पुलिस किस तरीके से माताओं के ऊपर बंदूक लहरा रही है? और यहाँ के शर्मा जी अट्ठास ले रहे हैं
देखिए भारतीय जनता पार्टी की शर्मनाक नहीं, व्यक्तिगत मत कीजिए घनश्याम तिवारी, व्यक्तिगत मत कीजिए। 88 ले रहे हैं, He is a representative of his party। अब लेकिन आपकी सरकार, आप अडानी की मदद से सरकार बनाते हैं, आप टीवी पे आकर के कहते हैं बटेंगे कटेंगे हमारा मूल मंत्र है, शर्म नहीं आती? ठीक है, अब घनश्याम तिवारी, अब 23 तारीख को सारी चीजें साफ हो ही जाएंगी।